ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जब चल रहा था, उसी दौरान 25 दिन केतन मेहता उस जगह पर रहे जहां से महज थोड़ी ही दूरी पर ईरान का सबसे बड़ा नेवी बेस कैंप था, बंदर अब्बास। क्या कुछ वहां पर होता था और 109 दिन में इन्होंने क्या कुछ देखा, क्या मंजर था, क्या बमबारी थी, किस तरीके से लोग वहां पर दहशत में थे, यही बात करने के लिए आज हम बात करेंगे केतन मेहता से, जो कि 109 दिन के बाद भारत सुरक्षित लौट चुके हैं। केतन, ये बताइए कि 8 दिसंबर को आप लोगों को अरेस्ट किया गया जब आप अपने वेलेंट रॉर जहाज से दूसरे जहाज की मदद के लिए जा रहे थे, तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई आप लोगों की? हम लोग पे मतलब जैसे हम ग्लोबल स्टार हमारा शिप था, हम उसके पास जा रहे थे। फेंडर हमने डाले और फेंडर डाल के हम उसके अलॉन्ग साइड लग के हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देना चाह रहे थे। जी। तो इतने ही इसी दौरान जो है पीछे से ईरान नेवी ने बोला कि शिप को रोको, हम लोग आ रहे हैं। जी। तो हमने शिप को रोका, हमने उनके लिए पायलट लैडर डाला। हम्म। हमने और कंपनी में हमने कॉल किया हम्म। कि ऐसे ऐसे नेवी ने शिप पे आना चाह रही है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है थोड़ी पोजीशन चेंज कर लो। हमने उसी पोजीशन चेंज के लिए 2-3 नॉट की स्पीड रही होगी, तो उसी स्पीड में इन्होंने वहाँ पीछे से गोलियाँ चलाई। गोलियाँ चलाते ही हमने इमरजेंसी इंजन स्टॉप करा। और उसके बाद जो है वो लोग शिप पर आए। शिप पे आने के बाद में उन्होंने कोई कार्गो टैंक कोई चेक नहीं करे, कुछ नहीं चेक करा, कोई पेपर्स नहीं, कुछ नहीं। बस सीधा जो है उन्होंने गन पॉइंट पे बोला कि जाओ आप, जस्ट हमें लेके चलो तो ईरान। आईआरजीसी ने उस वक्त क्या कहा आप लोगों से और कितने लोग उस शिप में सवार थे? हम लोग 18 सदस्य थे, हम्म। जिसमें 18 में 16 भारतीय थे जी। और दो जो थे वो अलग बांग्लादेशी और श्रीलंका के थे। तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सीधा बोला कि जहाज़ को जस्ट लेके चलो। हम्म। तो हम जस्ट लेके चले गए और इतने में उन्होंने हमसे फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिए। तो फ़ोन छीनने के बाद वो फोन का क्या किया, फेंक दिए या क्या किया उन्होंने? उन्होंने फ़ोन वो सब फेंक दिए, फ़ोन अच्छा। फेंक दिए, डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए, कपड़े तक नहीं छोड़े, कपड़े वपड़े सब फेंक दिए। तो फिर वहाँ से बंदराबास हम आए। बंदराबास में आने के बाद में हमें जनवरी में उन्होंने बोला कि 10 बंदों को हम बाहर लेके जा रहे हैं कुछ पूछताछ के लिए। और बाहर लेके गए तो उसके बाद में उन्होंने जो है हमें जेल में डाल दिया। तो 50 दिन आप बंदर अब्बास के पास जो जेल थी उसमें रहे और उसी दौरान ईरान इराक का युद्ध शुरू हो गया। तो किस तरीके का मंजर आप देख रहे थे, क्योंकि आप बता रहे हो कि जो नेवी बेस कैंप था वो थोड़ी ही दूर पर था जिस होटल में आप लोग रुके थे? हाँ, हम लोग जब 25 दिन थे हम होटल में, जी। क्योंकि जब हम होटल में पहुँचे उसके नेक्स्ट डे ही वार स्टार्ट हो गया था। तो सब फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई थी, तो हमें लग रहा था कि अब हम घर कैसे जाएंगे। और डेली बाय डेली जो है 100-200 मिसाइलें इतनी आ रही है। और डेली 100-200 आती थी? हाँ, डेली 100-200 इतनी आवाज़ें आती थी तो हमें। किस तरीके के धमाके होते थे, डर लगता था, क्या माहौल था वहाँ? जैसे एक मिसाइल के धमाकों की आवाज़ होती है, एक तो बुलेट्स की एक अलग आवाज़ है, पर कोई चीज़ पे अटैक होना और एकदम से, तो वैसी आवाज़ें आती थी। उसके बाद फिर हमने अम्बेसी में भी हमने बात करी कि हमारा कोई रेस्क्यू वगैरह कुछ कराइए, क्योंकि हमारे शिप पे जो कैप्टन थे जी। उन्होंने भी अबंडन करके शिप को वो आ गए थे। और कंपनी में सब बता के, डीजी को बता के, गवर्नमेंट को सबको बता के उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। फिर 25 दिन तक हमने यही धमाके सुने, क्योंकि कोई कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था कि कहाँ से निकाले, क्योंकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे इंडियंस थे जो बताते कि टोटल 10,000 इंडियंस थे। जी। कि तो वहाँ पे क्या सिविलियंस पर भी धमाके हो रहे थे या फिर सिर्फ जो धमाके हैं वो दुश्मन पर ही किए जा रहे थे, ऐसा कुछ था? किस तरीके के मंजर था, क्योंकि आप बता रहे हो कि 100-200 पर डे आप लोग धमाके सुनते थे वहाँ पे? जी, नहीं, सिविलियंस को उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने सिविलियंस पे होटल में कोई अटैक नहीं। जो दुश्मन थे, मतलब जहाँ पे जो इनके नेवी के, एयरफोर्स के, उन्हीं पे ही अटैक हो रहे थे, और सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं करा। बट ये था कि डर लगता था कि हाँ, लड़ाई आपके 900 मीटर की दूरी पे आपके पता लग रहा है, तो वो लगता है कि कहीं गलती से मिस हो के मिसाइल इधर ना आ जाए। जी। तो तो जब जब ये धमाके होते थे तब आप लोग होटल में थे और आप बता हाँ, रहे हो कि 6 फ्लोर पे थे, तब फिर आप लोग क्या करते थे कि फर्स्ट फ्लोर पर आते थे, ग्राउंड फ्लोर पर आते थे, या कोई ट्रेनिंग दी गई थी या किसी तरीके की धमाके से पहले कोई वार्निंग होती थी, अलर्ट होता था, ऐसा कुछ था वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि हमें अपने आप ही माइंड में हम सोचते थे कि हम 6 फ्लोर पे हैं, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो बच जाएंगे। अगर ऊपर मिसाइल लगेगी तो पहले वो ऊपर के फ्लोर ख़त्म हो गए,
तो जैसी आवाज़ आती थी हम नीचे चले जाते थे, सारे नीचे जाके बैठते थे। जी। फिर कुछ घंटे बैठे रहते थे, जब देखते थे कि अब साउंड नहीं आ रहा, ऊपर चलते हैं। फिर रात को अगर एकदम से धमाकों की आवाज़ आई तो फिर चले गए दोबारा नीचे। जी। तो 25 दिन तक यही चलता रहा जब तक हमारा रेस्क्यू नहीं हुआ। तो युद्ध के दौरान 25 दिन आप उस होटल में रहे और आप लोगों ने तो करीब से देखा होगा, क्योंकि नेवी का सबसे बड़ा बेस कैंप था बंदरबास। तो क्या वो पूरा नेस्तनाबूद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया? बमबारी किस तरीके से, कुछ बचा, कुछ आप लोगों ने देखा, ये आप ही के सामने हुआ था? ये मतलब हमने तो देखा था कि बेस जो था नेवी का ईरान का वो पूरा ख़त्म हो गया था, और जो नेवी के शिप्स वगैरह थे वो भी सब ख़त्म हो गए थे। कितने कितने शिप रहे होंगे वहाँ पे? 10-12 शिप्स तो थे नेवी के। और क्योंकि शिप वालों को ज़्यादा पता था कि उनको, उनके तो सामने जो है शिप्स दिख रहे हैं, हमारे तो फिर भी होटल से हम सी दिखता था, तो वहाँ पे हमें जो दिखते थे वो हम। तो 25 दिन जब आप उस होटल में थे, बात हो पा रही थी घर वालों से? बता रहे थे आप घर वालों को? हाँ, घर पे बात होती थी, घर पे बताते थे कि ऐसे ऐसे वार हो गया है और अभी कुछ यहाँ पे सब बंद है, तो देखते कब खुलेगा, सब कुछ होगा, और कोई रेस्क्यू अगर होगा तो हम बताएंगे। तो केतन, एक अगर हम उन 25 दिनों की बात करें, अब चूंकि अब तो आप सकुशल वापस भारत आ गए, तो याद कर रहे हैं, अगर उस 25 दिनों को सबसे ज़्यादा भयंकर या भयावह मंजर आपको कौन सा जहन में आता है? ये तो जो 25 दिन, पूरे 25 दिन थे वो पूरे भयंकर थे। अच्छा। उसमें कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि जो शांत वाला हो। यानी कि हर दिन ये लगता था कि आज क्या होगा और कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इस तरीके की माइंड दिमाग में बातें आती थी क्या? हाँ बिल्कुल, कि कल क्या होगा कुछ नहीं होगा वो हमें कुछ नहीं पता था। हम तो जब 1800 किलोमीटर जब हमें हमारा रेस्क्यू कराया गया था बंदराबाद से, बोला था कि आप लोग जोल्फा आइए, जोल्फा से फिर आपको आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस करा के हम आपको उधर से फ्लाई कराएंगे। तो जब आप बंदर अब्बास से अर्मेनिया की तरफ जा रहे थे, 1500 किलोमीटर के करीब लंबा रास्ता, तो आपने आजू बाजू में क्या देखा? किस तरीके का दहशत का मंजर, बर्बादी का मंजर था? क्या बमबारियां हो रही थी वो पूरा जो रास्ता, क्योंकि आप लोग जब आ रहे थे, तो आपने वहां पे क्या महसूस किया? जब तक हम सिटी में थे, मतलब सिटी में तो कोई हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, बट जब हम पहाड़ों के साइड से जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमें आवाज़ें आ रही थी गिरने की, और उस टाइम गाड़ी वाइब्रेट होती थी। तो फिर हम 1800 किलोमीटर जो था, 18 माना 19 घंटे का रास्ता, वो 19 घंटे हमारे इसी तरीके थे। अच्छा केतन, 50 दिन आपने जेल में गुजारे, तो जेल में किस तरीके का माहौल था? कैसे आप लोग सरवाइव कर पा रहे थे वहां पे? जेल में तो ऐसा होता है कि जैसे अब हम इंडियंस हैं, हमें इंडियन खाना पसंद है, तो वहाँ जो अफ़गानी ईरानी वो लोग जो वहाँ की कंट्री वाले खाते हैं वो वैसा ही खाना आता था। अच्छा। कि खबूस हो गए और बिल्कुल कम मसाला, कम ऑयल वाला खाना वो देना। बाकी बस उन्होंने कुछ नहीं, अंदर हम डाल दिया और खाना दे रहे हैं और बस बैठे मतलब हैं। रवैया किस तरीके का था? जैसे आप कह रहे डाल दिया, मतलब किस तरीके से रवैया करते थे वो आप लोगों के साथ में? नहीं मतलब डालने का मतलब कि हमारे लिए तो डालना ही हम बोलेंगे, जी। क्योंकि जब हमें पता है कि हमने कुछ नहीं करा, कोई चीज़ नहीं करी, और कोई जेल में भेज दे, तो वो तो रहता ही है कि हाँ उसकी। बट ये था कि उसके बाद उन्होंने, जो हम 50 दिन थे, किसी ने कुछ बताया ही नहीं अच्छा। कि क्यों हैं हम यहाँ पर, किस लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती थी वो घर से मिलती थी कि हमने इधर पीएमओ ऑफिस में डाला है, हमने इधर एमईए में डाला है, जी। डीजी शिपिंग में डाला है, काम चल रहा है, हो जाएगा तुम लोगों का। तो तो खाने पानी की दिक्कत थी, बात करने के लिए लैंग्वेज का बैरियर आ रहा था, सुना है कि सलाद खा के बिताने पड़े कई दिन तो। हाँ, वो सैलड वगैरह और ये सब जो है वही चलता रहा। बाकी कम्युनिकेशन तो ऐसी किसी से हम कुछ पूछ ही नहीं सकते, उनको हमारी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। तो यही था। अच्छा केतन, उस बीच में आपका बर्थडे भी था, 11 फरवरी। तो वो फिर सुना कि जूस पिलाकर आपने अपने साथियों के साथ किया, जो आपके 16 साथी आपके साथ थे। हाँ, 21 फरवरी को था मेरा बर्थडे। तो मेरे साथ में जो इंडियंस जो अंदर थे, तो अंदर एक शॉप थी छोटी, अच्छा। तो वहाँ से मतलब मैंने ऐसे जूस वगैरह ख़रीद के और वहाँ पे पिए थे। अच्छा। तो जब घर पर बात होती थी, मम्मी ने भी बाबा भैरव से आपकी सलामती की दुआएं मांगी थी, तो परिवार का क्या डर था, क्या वो कहते थे? क्योंकि बहुत देर से आपने बताया उन्हें पहले। हाँ, मैं जब तक शिप पे था, जब अरेस्ट हुए थे, तो उस टाइम कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। उस टाइम लग रहा था शायद हो सकता है कि कुछ पेपर्स वगैरह चेक करके, सैंपल्स लेके ये लोग हमें रिलीज़ कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई स्मगलिंग करी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास कार्गो के पेपर्स है प्रॉपर सब तो कुछ। डीजल था उस वक्त उसमें?
नहीं, उसमें डीजल नहीं था, वीएलएसएफओ था हमारे पास में। और वीएलएसएफओ भी वो रिजेक्ट कार्गो बिल्कुल था, वो काफ़ी सालों से शिप टू शिप ही घूम रहा था। तो वही हमारे पास कार्गो था, उसके वो सैंपल कम से कम 10 बार सैंपल लेकर गए हैं। और 10 बार सैंपल उन्होंने कोर्ट में सबमिट करे ही नहीं। हम्म। उन्होंने बस बिना कोई टैंक चेक करे, बिना कुछ किए, सीधा उन्होंने डीजल स्मगलिंग का केस लगा दिया। अच्छा, केस लगा दिया और फिर सीधा जेल भेज दिया वहां से? हाँ, वहाँ से सीधा जेल भेज दिया। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, लॉयर नहीं, कुछ भी नहीं? कोई पेपर वर्क नहीं, कोई लॉयर, कोई जज, कुछ नहीं। बस सीधा डाल दिया, और 50 दिन के बाद अब कोर्ट से रिलीजिंग का पेपर आ गया कि रिलीज़ कर दो। अच्छा, जब 25 दिन वॉर जब चल रही है और 25 दिन आपने ईरान में गुजारे अपने, तो वॉर का मंजर आप लोग टीवी पे देखते थे, पढ़ते थे, खबरें कुछ देखते थे, क्या लगता था? क्या इस तरीके की चीज़ें वहाँ आपने देखी? नहीं, वहाँ ईरानी चैनल्स चलते थे, उसमें दिखता था। हम्म। और बस वो एक तो फ़ारसी में सब कुछ चलता था, बोलते तो समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है आगे। तो कुछ थोड़ी मोटी बात पता लगती रहती थी। वो कुछ जैसे एकदम से ट्वीट किसी ने करा तो वो इंग्लिश में दिखा दिया, अच्छा। उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको पढ़ लिया। या अम्बेसी से फ़ोन करके या फैमिली से बात करके हम पूछ लेते थे कि वहाँ पे न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बस यही पता था। अच्छा, पर डे 200 250 धमाकों की आवाज़ें, डर का वो माहौल, दहशत का वो माहौल, उन सब से निकल कर आप जब मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद अपने घर सुरक्षित गाजियाबाद पहुंचे, तो अब कैसा लग रहा है? अपने घर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देश है, अपना देश है, बिल्कुल सेफ फील हो रहा है इधर, कि अब कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो दूतावास ने किस तरीके से मदद की? आपकी सरकार और दूतावास की तरफ से किस तरीके की मदद मिली? क्योंकि आपकी सिस्टर शिवानी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, प्रधानमंत्री से भी अपील की थी। हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, राजनाथ सिंह जी का, और मीडिया का, अम्बेसी का, एमईए का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। क्योंकि सभी ने मतलब, अगर ये नहीं होता तो हम शायद नहीं आ पाते, हमारी सच्चाई जो थी हम किसी को पता नहीं लगती। बस एक आखिरी सवाल है केतन, कि हर बार जब आप घर वापस आते थे और इस बार जब आप घर वापस आए हैं, तो क्या एक फ़र्क देख रहे हैं? क्या एक फीलिंग आ रही है? देखिए, पहले तो ये था कि नॉर्मल जैसे 6 मंथ्स शिप पे रहना है, कि घर वालों को पता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, और 6 मंथ करके एक जैसे सब सीफेरर्स के साइन ऑफ होते हैं, वहाँ से साइन ऑफ होके सीधा घर आया। एक खुशी का वो, एक खुशी होती है वो अलग, एक होती है कि हाँ, जी। एक टेंशन फ्री। बट अभी ये है कि अभी एक तो पहले इतना रोए, फिर उसके बाद में जो है इतना सब देखना, और फिर वार, और इस तरीके से मतलब जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आना, और वहाँ पे अब घर पे आने के बाद मीडियास ये सब, तो वो थोड़ा तो मतलब लाइफ में होता है ना कि आपको पहला एक एक्सपीरियंस मिला होता है किसी चीज़ तो का। यानी कि मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस डर के आगे जो अब जीत मिली है, तो जो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, वो फीलिंग आ रही है? जी बिल्कुल। ये ये हम लगा लीजिए कि इतना टाइम सफ़र करना और सब कुछ देखना इतना, तो कहीं उसको कहते हैं ना, अपनी किस्मत बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग जो है सेफली आ गए यहाँ पे। जी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नेवी में इंजीनियर केतन मेहता, जो कि 25 दिन उस जगह पर रहे जहां पर वॉर का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। पर डे 200 250 गोलों की बौछारें वो हर दिन देख रहे थे, लेकिन अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सकुशल 109 दिन के बाद भारत और भारत में अपने घर गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। मम्मी रजनी मेहता हमारे साथ हैं। रजनी जी, बेटा 25 दिन उस जगह पे था जहां वॉर चल रही है, और 109 दिन के बाद बेटा अब घर वापस लौटा है केतन, तो कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा इतने महीनों बाद मेरे को मिला। और बस भगवान से यही प्रार्थना मांग रहे थे हम कि सही सलामत हमारे घर आ जाए वापस। तो बातें हो रही थी जब होटल में था, फोन करा था, अपनी हाल का सब आपको बता रहा था? हाँ, सब बता रहा था, लेकिन उस टाइम कोई खुशी नहीं थी हमें। डर सा लगता था कि पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। लेकिन अब अच्छा लग रहा है घर आने के बाद। और बेटी ने भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, आपकी मदद मेहनत की, पीएम से अपील लगाई, ये सब चीज़ें की। आपने भी बाबा भैरव से मन्नत मांगी थी? जी हाँ, हमने भैरव बाबा जी से मन्नत मांगी है कि हमारा बेटा सही सलामत घर आ जाएगा तो हम इसको लेके वहाँ पे आएंगे। और बेटी ने तो बहुत ही ज़्यादा एक लड़के की तरह हमारी हेल्प
करी है, भाग दौड़ उसने बहुत करी है। जी। तो जब केतन था और आप लोग टीवी पे यहाँ देख रहे थे कि युद्ध का समय चल रहा है, इतनी ज़्यादा गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, तो मन में क्या ख्याल आता था? ख्याल यही आता था कि अब क्या करें, कैसे करें। देखते थे कि भाई इतने वहाँ पे लोग मर रहे हैं, तो हमें डर तो लगता था उससे। अभी आप थोड़ी भावुक ही नज़र आ रही हैं मुझे। जी, बस ठीक है। तो अब तो बेटा वापस आ गया है। हाँ, नहीं वो तो खुशी तो है। खुशी है। हाँ जी। और जब बेटा वहाँ था तो आप दुखी होके रो रही थी, आप खुशी के आंसू हैं ये? जी हाँ, ये खुशी के आंसू है। अच्छा, तो एम्बेसी ने, जो दूतावास था भारत का, उन्होंने काफ़ी मदद की, तो कुछ कहना चाहती हैं उनके लिए? उनके लिए धन्यवाद करेंगे, मोदी जी के लिए धन्यवाद करेंगे, बाकी सारे मीडिया वालों के लिए धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, कि आज हमारा बेटा हमारे पास बैठा है। अच्छा, आज बेटा यहाँ पे बैठा है, लेकिन फिर भी आप जब देख रही हैं वहाँ के मंजर, तो क्या लगता है आपको? यही लगता है कि हमारे बेटे के जैसे और भी कितने बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें भी भाग निकाले वहाँ से भगवान। तो यही प्रार्थना करती हैं भगवान से? जी हाँ। थैंक यू करूँगी फर्स्ट एमईए का, जिन्होंने बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर मतलब गवर्नमेंट का, अपनी मोदी जी को, राजनाथ सिंह, मतलब सबको ईमेल किया था मैंने, कहीं से भी कुछ भी हेल्प हो जाए। और मीडिया को भी स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ हो पाया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं था फर्स्ट टाइम में कि मतलब क्या करना चाहिए ऐसे। तो बस थैंक यू सबको। तो जब आपने मेल किए तो क्या रिवर्ट आया उनकी तरफ से, किस तरीके से मदद मिली? रिवर्ट तो कुछ नहीं आया, बट एमईए में बात हुई थी मेरी, तो वही बोला था उन्होंने कि मतलब हो जाएगा सब कुछ, सबको सब नॉलेज है। जी। बट रिवर्ट नहीं आया कहीं से। इस चीज़ की टेंशन थी, क्या पता, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बट सब हो गया। तो बात होती थी जब होटल में था, केतन से बात होती थी? हाँ, बात क्या होती हाल थी, बताते थे वो? लेकिन फ़ोन नहीं था इनके पास, तो बहुत मुश्किल होता था बात वगैरह करना। और एक दिन में बस 5 मिनट के लिए भी कॉल आता था, उसमें भी सबसे बात करानी होती थी, मम्मी से, घर पे, मतलब सबको बात करानी पड़ती थी। टेंशन तो थी उस टाइम पे कि अब क्या होगा। ये बता रहे थे कि हमारे होटल के जस्ट पास में मिसाइल्स गिर रही हैं, तो कब क्या हो जाए पता नहीं था। तो अब आप थोड़ी सी मुझे भावुक आ रही है नज़र, लग रहा है कि पर अब भाई आ गया है, तो अब जब आप लोग देखते हैं टीवी पे, इतनी सारी न्यूज़ चल रही है, अखबारों में पढ़ते हैं, तो क्या लगता है? अभी भी जितने लोग वहाँ पर हैं, और भी होंगे, इनके शिप्स वगैरह हैं वहाँ पर, मर्चेंट नेवी का बहुत सारा क्रू है वहाँ पे जो फंसा हुआ है, सबको इसी तरीके से बाहर निकाला जाए, सेफली उनके घर तक पहुँचाएं। और केतन कुछ और बताते हैं, बात हुई आपकी आने के बाद? अभी वो थोड़ा उसमें मेंटली थोड़ा सा, मतलब वो प्रिपेयर्ड नहीं है शायद बताने के लिए, वो इतनी बात नहीं कर पाया हमारे से, बताएगा जैसे भी धीरे धीरे मतलब जो भी आपको होता अभी है। थोड़ा सा वहाँ का डर है जो मन में है अभी? डर तो है ही से कि मतलब आ गया वो एकदम से इन सब चीज़ों से बाहर निकल के, तो